आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है बस्तर साइंस एकेडमी। और दोस्तों, सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करते हैं, और उन्हीं को मिलेंगी जो पहले मेहनत कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मेहनत करने से पीछे ना हटें, मेहनत करते रहें, तभी सक्सेस आपके पास आएगी, अदरवाइज किसी और के पास चले जाएगी जो मेहनत कर रहे हैं। तो लगातार पढ़ते रहिए। मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर 9 अपलोड मैं कर चुका हूं पहले ही, जिसमें फर्मियन और बोसॉन के बारे में मैं कुछ जानकारी दिया हूं। मेरा उसे पढ़ाने का मतलब सिर्फ यही था कि अगर क्वेश्चन आए, जो कि आया हुआ है, कि 4 ऑप्शन दिए जाए और चारों ऑप्शन में आपसे ये बात पूछे कि इनमें से फर्मियन कौन है बताइए, या बोसॉन कौन है ये बताइए, तो आप आसानी से उसको पता लगा सकें कि 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है। मैं आप सभी को जब पार्टिकल फिजिक्स पढ़ाया था, मतलब लेक्चर नंबर 8 में जब न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टार्ट किया था, उसके पहले पार्टिकल फिजिक्स थोड़ा सा बताया था, जिसमें पार्टिकल्स, लेप्टॉन्स, फर्मियंस, बोसॉन्स, ऐसे पूरा मैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स बताया था। तो अगर डायरेक्ट पार्टिकल आते हैं तो आप तो बता दोगे कि वो लेप्टॉन है या बोसॉन है या फर्मियन है। लेकिन अगर जैसा कि मेरा लास्ट वाले वीडियो में लेक्चर 9 में जो मैं क्वेश्चन दिखाया हूं वैसा अगर आए, जैसे हीलियम आ गया, ड्यूटेरियम था, हाइड्रोजन था, अगर ऐसा कुछ आता है और आपसे बोला जाए कि ये फर्मियन है या बोसॉन, तो फिर वही तरीका अपनाएंगे आप जो मैं लेक्चर 9 पे आप लोग को बताया हूं। तो जो वो लेक्चर नहीं देखे हैं जाकर देखिए, आपके काम का ही है। तो आज हम उसी न्यूक्लियर फिजिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी, या फिर एक और बात बोल सकते हो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, दोनों बारे में देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी आपको इंट्रो दे रहा हूं, इंट्रो, अभी सॉल्यूशन उसके बाद करूंगा। इंट्रो ये है कि अगर मान लो कोई हमारे पास 2 न्यूक्लियस है ए और बी, 2 न्यूक्लियस है ए और बी, अगर ये एक न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि ए और बी आपस में मिलकर सी बना दिए, सी वाला न्यूक्लियस बना दिए, तो फिर उस टाइम पर जो इसका मास होगा, ठीक है, मैं उसको मास ऑफ सी लिख लेता हूं, इसका मास ऑफ ए लिख लेता हूं, इसका मास ऑफ बी लिख लेता हूं। तो टोटल जो इधर रिएक्टेंट है उसका मास कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा एम ए प्लस एम बी, और ये आपस में जुड़कर क्या बना दिए, मास ऑफ सी। तो इसका मतलब इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में थ्योरेटिकल तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व जो वैल्यू होता है, ऑब्जर्व वैल्यू क्या होता है, इससे डिफरेंट होता है। इसका वैल्यू हमेशा कम होता है, किससे, रिएक्टेंट के मास से प्रोडक्ट का मास हमेशा कुछ कम होता है। अब ये कैसे हुआ, ये जादू कैसे हुआ? तो भाई सीधी सी बात है, जब ए और बी आपस में मिल रहे हैं तो मिलने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए, और आप यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी दिए हो क्या कि ए और बी आपस में मिल पाए, उसके लिए मैं एनर्जी दूंगा एक्सटर्नली? ऐसा हुआ है कि कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के लिए ये दोनों अपने कुछ मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो आपस में जुड़ सकें, 2 न्यूक्लियस आपस में एक हो सके। तो जब 2 न्यूक्लियस या 2 न्यूक्लियाई आपस में जुड़कर, बाइंड होकर, ठीक है, एक नया न्यूक्लियस बना दे, है ना, और इसके लिए जितनी एनर्जी की जरूरत इनको हुई, ए और बी को आपस में बाइंड होने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत हुई, उस एनर्जी को ही कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो वो बाइंडिंग एनर्जी कहां से आया, इसका मतलब इनके जो कुछ मास होंगे, मास का कुछ वैल्यू होगा, वो इस फॉर्मूले से E=mc², जिसको क्या कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन है ये, है ना, मास एनर्जी इक्विवेलेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के तहत जितने मास कम होंगे इनके, उतना ही एनर्जी इनको मिलेगा।
तो जितना एनर्जी इनको मिल गया उतना मास इनका कम हो गया, मतलब किसका कम हो गया, प्रोडक्ट का कम हो गया। तो प्रोडक्ट का मास हमेशा रिएक्टेंट के मास से कम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जब मैं 2018 सन 2018 में दिसंबर 2018 में मैं नेट का एग्जाम दिया था। नेट आप जानते होंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसमें सेम एक ऑप्शन था, मतलब एक न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन थे। मेरे पास यहीं कहीं रखा भी होगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी सकता हूं अगर मेरे पास क्वेश्चन पेपर हो। ये मेरा एक क्वेश्चन पेपर है, ये उस टाइम का क्वेश्चन पेपर है जब मैं नेट का एग्जाम दिलाया था सन 2018 में, और उस टाइम एक क्वेश्चन आया था इसी न्यूक्लियर फिजिक्स से, जिसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द डीके A टेंड्स टू B प्लस C ऑफ A रिलेटिविस्टिक स्पिन हाफ पार्टिकल A, which of the following statement is true in the rest frame of the particle A। एंड इसका ऑप्शन देखिए आप। पहला, द स्पिन ऑफ बोथ B and C may be half, द सम ऑफ द masses of B and C is greater than the mass of A, है ना, मतलब B और C का जो मास होगा वो A के मास से ज़्यादा होगा, जो कि गलत है। B और C का मास हमेशा इससे कम होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस, है ना, तो इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो मेरी इन बातों को ध्यान रखें। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को कि कोई भी दो न्यूक्लियस आपस में बाइंड होकर एक नया न्यूक्लियस बनाता है, तो आपस में बाइंड होने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत हुई उसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और इस बाइंडिंग एनर्जी के लिए जितना इसका मास, जो प्रोडक्ट का मास कुछ कम हो गया, जितना मास कम हो गया उस मास को कहते हैं मास डिफेक्ट। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है मास डिफेक्ट, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है तो हमारे आज का टॉपिक है, तो हमारे आज का टॉपिक क्या है, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, जिसको हमें एकदम अच्छे से भली भांति पढ़ाई करना है, एकदम अच्छे से समझना है। इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है, तो इसे आप याद रखना, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ न्यूक्लियस की। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं AZ न्यूक्लियस, मैं M लिख दूं ऐसा मास, या फिर यहाँ पे X कर सकते हो, कोई न्यूक्लियस है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब इसमें इसके पास कितना है, Z प्रोटॉन है, Z कितने हैं प्रोटॉन, और A क्या है मास नंबर, ठीक है। और A माइनस Z कितने हैं न्यूट्रॉन। बात क्लियर है, सुनते जाओ, है ना। किसी भी न्यूक्लियस में मान लो इसके अंदर, है ना, एक न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन, तो उसका मास हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसके अंदर मान लो एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मास हो जाएगा ये। अब इसके अंदर एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, तो इस न्यूक्लियस का मास, टोटल मास क्या होगा, टोटल मास क्या होगा, दोनों का एडिशन, क्योंकि इसके अंदर तो और कुछ है ही नहीं। तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास दोनों को ऐड कर दोगे तो वो टोटल मास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है, एक। अगर इसके अंदर Z प्रोटॉन है ना, इसके अंदर कितने प्रोटॉन है Z, तो यहां मैं क्या लिख दिया Z। अब अगर Z प्रोटॉन है तो कितने न्यूट्रॉन होंगे, A माइनस Z, कितने हो जाएंगे A माइनस Z न्यूट्रॉन। तो अब न्यूट्रॉन का टोटल मास और प्रोटॉन का टोटल मास दोनों को ऐड करेंगे तो उस न्यूक्लियस का टोटल मास निकल जाएगा थ्योरेटिकली, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख रहा हूं कि ये है थ्योरेटिकल मास, ठीक है। ZMP प्लस A माइनस Z Mn।
अब उस मटेरियल को पकड़ लो, मतलब उस न्यूक्लियस को पकड़ो, उसका मास, ऑब्जर्व मास कितना हो जाएगा, AZM। ये उसका मान लो ऑब्जर्व मास है ना, जो एक्चुअल मास जो हमको दिख रहा है, हम मतलब प्रैक्टिकली जो प्रूव हो रहा है वो, थ्योरेटिकली ये उसका मास टोटल होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम देख पा रहे हैं कि जो ए और बी मिलाकर जो सी बना, तो सी का जो है ना प्रैक्टिकली जो मास था वो मास है ये ऑब्जर्व मास। अब दोनों मास के बीच हम डिफरेंस कैसे मालूम चलेगा, है ना, पहले वाले मास थ्योरेटिकली जितना था रिएक्टेंट का मास जितना था ए और बी का टोटल, और सी का मास जितना था उसे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कुछ डिफरेंस मिलेगा, उस डिफरेंस को ही मास डिफेक्ट कहोगे। तो मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट ये हो जाएगा ZMP टोटल मास, ठीक है, प्लस A माइनस जेड, ये हो गया टोटल मास, इसे माइनस कर देंगे हम ऑब्जर्व मास को। ऑब्जर्व मास जो यहाँ पे लिख रहा हूं वो ऐसा क्यों लिख रहा हूं, ऐसा क्यों लिख रहा हूं, मतलब समझ में आया कि यहाँ पे देखो ये टोटल ऑब्जर्व मास है ना ये वाला, और ये हो गया अपना थ्योरेटिकल मास, दोनों डिफरेंस जो आएगा वो मास डिफेक्ट है, तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला ये हो गया। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज और बताया था कि जितना मास यहाँ पे डिफेक्ट होगा, जितना मास कम होगा, वही मास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। तो यही मास किसमें कन्वर्ट हो गया है, एनर्जी में। डेल ई बराबर एम डेल एम सी स्क्वायर। तुम इस मास डिफेक्ट को क्या कह सकते हो, डेल एम, ठीक है। तो यहां से ये जो एनर्जी है, इसी एनर्जी तुम क्या कह रहे थे, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी किसे कह रहे थे, जितना मास डिफेक्ट हो रहा था, मतलब डिफरेंस जो मास आ रही थी उतना ही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था इस फॉर्मूले के हिसाब से, और जितना जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है। तो बाइंडिंग एनर्जी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, BE, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल एम का वैल्यू यहाँ से मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, ZM प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस AZM इंटू सी का स्क्वायर। तो ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, क्या है ये, फॉर्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। इसे आप सभी याद रखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला है। लेकिन कैसा है ये, न्यूक्लियस के लिए। किसके लिए है, न्यूक्लियस के लिए। एटम कैसे बनेंगे, एटम कैसे बनता है, किसी भी एटम के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके पास, एटम के पास। तो अगर इस प्रोटॉन को, कितने प्रोटॉन है, देखो जेड प्रोटॉन है, अगर इसे मैं जेड इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इसके तो ये क्या बन जाएगा, एटम बनेगा, है कि नहीं। तो इसको मुझे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, क्लियर बात है। तो कैसे हो जाएगा, देखो ZMP, मैं यहाँ पे Z इलेक्ट्रॉन देखो जोड़ दिया, मैं अभी बाकी से कोई मतलब नहीं मेरे को, बाद में बात करूंगा, पहले इसको देखो। इसको एटम बनाने के लिए क्या जरूरी है कि प्रोटॉन के मास के साथ इलेक्ट्रॉन के मास को जोड़ दूं उतना ही जितना प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन कितना है, Z, तो Z इलेक्ट्रॉन में जोड़ रहा हूं, ठीक है। ZMP प्लस कितना हो रहा है, ZME, क्लियर। बाकी मैं इसको लिख रहा हूं एज इट इज, A माइनस जेड एम का N माइनस AZM। मैं यहाँ पे देखना एक कोष्टक कैसे लगाया, और यहां लिख रहा हूं प्लस ZME और ये C स्क्वायर। देखो यहां पे तो पैदा नहीं होगा ZME अपने आप, तो मैं क्या किया हूं, ZME जोड़ा हूं और ZME घटाया हूं। यहां पे ZME जोड़ा हूं और इसके साथ ZME घटाऊंगा, माइनस करूंगा तो माइनस बाहर कॉमन करूंगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये M क्या है, ये M न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है। अब देखो ये Z को कॉमन ले लो, Z को मैं कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, MP प्लस ME, क्या बचेगा, MP प्लस ME। तो MP मतलब प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, और Me मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन किसके पास होते हैं, हाइड्रोजन के पास, 1H1 है ना। तो ये किसका मास है, मास है ये हाइड्रोजन का। तो यहां जब Z कॉमन लूंगा तो MP प्लस ME क्या बन जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस A माइनस जेड, ठीक है, M ये न्यूट्रॉन का मास, माइनस AZM। अब ये क्या बन जाएगा, एटम।
क्योंकि ये AZ क्या था, ये M न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के पास सब कुछ है, अब उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन चाहिए एटम बनने के लिए। तो ये जो न्यूक्लियस था उसको मैं क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या बन गया, एटम। तो ये टोटल मिलाकर किसका मास बन गया, एटम का मास। ठीक है, तो ये बन गया एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ये एक दूसरा फॉर्मूला है एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में एटम दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, न्यूक्लियस दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, दोनों में डिफरेंस है ना। ये डिफरेंस जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आप सभी को मालूम चलेगा कि इसमें मेन डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस बहुत है ना। इस बात को आप ख्याल रखें, ध्यान रखें। और एक बार क्या मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, एक दो चीज़ों का याद होना भी चाहिए आप लोगों को। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, सॉल्व करने तो आना ही चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी अगर मैं एक आध एग्जाम्पल दूं, और जो कि यहाँ पे दे रहा हूँ तुमको एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, किसका, हाइड्रोजन का, सॉरी ड्यूटेरियम का। ठीक है, ड्यूटेरियम का बाइंडिंग एनर्जी होता है 2 इज इक्वल टू 2.25। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कैपिटल एम है ना, स्मॉल एम मत समझना। फिर होता है हीलियम, 2 हीलियम 4, इसका वैल्यू होता है 28.4। आपको प्रूव करने आना चाहिए, लेकिन एक दो चीजों को याद रखना चाहिए। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सब मेरे नोट्स में है, ये मेरे पास है। तो ये इसको देखो आप लोग, ये आप सभी देख रहे हैं, ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। जो मुझे जब मैं रिपीट करता था, पढ़ाई करता था, बार बार जब पढ़ाई करता था, तो पढ़ाई करते करते बहुत सारी चीजें मुझे याद होती थी। तो याद करते करते ये वाला वैल्यू हीलियम है ना का वैल्यू क्या, किसकी क्या वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी है ना 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये मुझे मालूम चल गया, पढ़ते पढ़ते मुझे याद हो गया। अब जब मैं CGPSC की एग्जाम दिलाया, कब दिलाया मैं, 2019 में पोस्ट आया था, उस टाइम में CGPSC एग्जाम दिलाया, तो उसमें एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है, और मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं सीधा यहाँ पे टिक मार के आ चुका था। ठीक है, ले तो मेरा कहना ये नहीं है कि आपको सॉल्व करने नहीं आना चाहिए, आपको सॉल्व करने आना चाहिए, लेकिन एक दो चीज स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, वो सॉल्व करने आने के बावजूद याद भी कुछ होने चाहिए, एक दो चीजें, जो कि एज अ फिजिसिस्ट है ना, एक फिजिक्स में आप MSc किए हो, मास्टर किए हो, तो आपको इतना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, और इसे आपको याद रखना है, इतना ही। तो यहां तक आप सभी समझ लिए। अब इसके आगे मैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे ध्यान से सुनना, ध्यान से मतलब एकदम ध्यान से। मैं जो चीज बोलता हूं अगर ध्यान से सुनना है, मतलब उसमें एकदम फोकस्ड हो जाना है। ठीक है, सुनते जाओ। नया चीज क्या है, नया चीज ये है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसको आप ऐसे शो कर सकते हो, ऐसे शो कर सकते हो, और ऐसे भी शो कर सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी में मास नंबर को डिवाइड कर देना। ठीक है ना, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये क्या है, जितना ज्यादा वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का होगा, स्टेबिलिटी। अब समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेन मुद्दा है इसका कि कौन कितना स्टेबल है। लाइफ में स्टेबल होने के लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्या, जिस प्रकार से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका ज्यादा होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका ज्यादा होगा, जिसका भी ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा या स्टेबिलिटी को अटेन करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अभी आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब आपकी स्टेबिलिटी अभी कम है। आप लोग को क्या करना है, अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू बढ़ाना है, मतलब स्टेबल की तरफ जाना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते रहिए।
मैं हूं आप लोग के साथ। तो यहां पर देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका भी ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल होगा मतलब वो किसी के साथ भी क्रिया करना, रिएक्शन करना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो स्टेबल होना बहुत जरूरी है ना। तो इधर देखिए, और वैसे भी किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का, है ना, हाँ, एक टेंडेंसी होता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करे। इसीलिए आप देखोगे एटॉमिक फिजिक्स हो चाहे जो भी हो, एनर्जी लेवल के बारे में हम बात करते हैं तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी टेंडेंसी है वो ग्राउंड स्टेट में ही रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, वो जबरदस्ती कहीं जाकर, है ना, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए हम यहाँ पे एक कर्व बनाए हैं, इसको बोलते हैं, जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब बी बाई ए और ए के बीच जब एक ग्राफ तैयार करते हैं, कर्व बनाते हैं, उस कर्व को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना, कर्व बी बाई ए कर्व, ठीक है। और इसी कर्व से मालूम चलता है कि कौन कितना स्टेबल है और कौन कितना स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक्चुअल में क्या होगा, आप लोग समझ गए। इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब इस ग्राफ के बारे में बात करेंगे, इस कर्व के बारे में बात करेंगे। कर्व कौन सा कर्व है? ये कर्व कौन सा है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, ठीक है। इस कर्व में देखते जाओ आप। पहला पॉइंट यहाँ पे देखो, नीचे से देखो, इधर से, पीछे से। अच्छा, जितना ज्यादा ऊपर उतना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बी बाई ए का वैल्यू, और जितना ज्यादा उधर उतना ज्यादा उसका मास, ठीक है। यहां मैं कुछ करता हूं, यहां पे ऐसे, ये लगभग 120 के आसपास होगा, ठीक है। हाँ, तो 120। अब देखिए यहां से, अब देखो एकदम डाउन है, एकदम नीचे है, मतलब इसका बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है। धीरे धीरे बढ़ते 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 देखो, ये हीलियम है, ये ड्यूटेरियम है, तो देखो थोड़ा सा में कितना बढ़ गया, 1H2 और 2 हीलियम 4, इन दोनों के बीच डिफरेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। मतलब हीलियम कितना ज्यादा स्टेबल है ड्यूटेरियम से, समझ आ रही है। उसी प्रकार देखो हीलियम से ज्यादा कौन है? बेरिलियम। जबकि दोनों के बीच में कौन आता है? लिथियम भी तो आता है, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम आता। तो लिथियम देखो कितना डाउन गया हुआ है, मतलब लिथियम क्या है, ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसका नहीं है, मतलब ज्यादा स्टेबल वो नहीं है ना। जबकि उससे ज्यादा स्टेबल तो हीलियम है, उससे ज्यादा स्टेबल तो बेरिलियम है, समझ आ रहा है। तो इसी प्रकार हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और नियॉन, इन सभी को आप देख सकते हो कि अपने आजू बाजू वाले से एकदम बहुत सारे पिक दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत सारे पिक, ठीक है। पहला क्या मिला? जिसका मास कैसा है, देखो 2 है, 2, 4, 8, 12, 16, 20 हैं। यहां हमें क्या क्या दिखाई दिए? पिक दिखाई दिए, पिक्स दिखाई दिए। पिक्स मतलब क्या होता है? ये अपने आजू बाजू वाले से, अपने नेबर से बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी रखता है, मतलब बी बाई ए का वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। कारण क्या है? कारण रीजन क्या है? रीजन है अल्फा पार्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। रीजन क्या है? अल्फा पार्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या है कि अल्फा मतलब पास क्या होता है? 2 प्रोटॉन होता है, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन होता है, मतलब पेयर होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। तो जिस भी एलिमेंट के पास प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पेयर्स में हो, उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो जिसके पास ये होता है वो अपने आजू बाजू वाले के तुलना में ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्थायी होता है, उसका बी बाई ए का वैल्यू ज्यादा होता है। इस बात को याद रखें, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है? जैसे ही इससे आगे जाते हैं, मतलब 20 से जैसे ही आगे जाते हैं, मतलब देखो ये वाला क्या था? पहला पॉइंट क्या था? जब मास नंबर 20 से छोटा हो, 20 से छोटा या 20 से बराबर, यहां तक, ठीक है। और जैसे ही हम लोग 20 से आगे जाते हैं तो ये ग्राफ देखो, एक ऐसा लाइन खींचा हुआ है जो लगभग स्ट्रेट लाइन है, लगभग फ्लैट दिखाई दे रहा होगा, लगभग फ्लैट है। फ्लैट का मतलब क्या हुआ कि यहां से 20 से लेकर, जिसका मास नंबर 120 है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं, जिसका ये 20 है, 20 मास नंबर, और वहां से लेकर 120 तक। तो 20 से 120 के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा ग्राफ में,
ये ऑब्जर्व्ड चीज है ना, ये कोई मैं तुक्का नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई एकदम इमेजिनेशन में बात नहीं कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकली ग्राफ आया हुआ है, तो प्रैक्टिकली ये प्रूफ है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखें कि 20 से ज्यादा जिसका मास नंबर हो और 120 से कम तक, यहां पे जो ग्राफ हमको दिखाई देगा वो लगभग फ्लैट दिखाई देगा, लगभग फ्लैट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सभी एलिमेंट्स का B/A का वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वैल्यू लगभग लगभग बराबर है। और जो लगभग लगभग बराबर है मतलब लगभग लगभग एक दूसरे के समान स्टेबल है ना, एक दूसरे के लगभग सेम टू सेम स्टेबिलिटी रखते हैं, इसलिए वो ज्यादा किसी के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करते। ये हाईएस्ट वैल्यू है, देखो किसी के साथ भी आसानी से रिएक्शन यहाँ वाले मटेरियल नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे लोहा है, आयरन है, तो आयरन देखो, आयरन सबसे पीक में है, इसका वैल्यू कितना है देखो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या है ना, या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा बोलते हैं, तो 8.8 है सबसे हाईएस्ट। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकता हूं कि मोस्ट स्टेबिलिटी किसकी होती है या किसकी है, मोस्ट स्टेबल आयरन है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कौन है, आयरन, क्लियर बात है। उसके बाद जैसे ही मैं 120, अच्छा ये कौन सा कंडीशन है, सेकेंड वाला, मतलब जब मास नंबर 20 से ज्यादा और 120 से कम हो तब जो ग्राफ है वो लगभग फ्लैट हो जाता है, और फ्लैट होने के कारण वो आसानी से किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, आसानी से रिएक्शन नहीं करते हैं। इस बात को याद रखो, हम लोग बात ध्यान रखना। अभी नोट्स बना रहे होगे, अपने सब तो बनाओ, हम लोग तैयारी कर रहे हैं लेक्चरर की, हम कोई एमएससी में लिखने के लिए नहीं बैठे हैं, हम कोई 12th क्लास में कोई टॉपिक आ गया तो वहां पे एग्जाम हम नहीं दे रहे हैं कि ऐसे लिखते बैठेंगे थ्योरी को, हमें इंपॉर्टेंट नोट्स को नोट करना है, ठीक है। तो ध्यान रहे, जो बता रहा हूं एकदम लिखकर एकदम बढ़िया नोट्स बनाकर दिखा दूं तभी आप लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, ठीक है, जो बोल रहा हूं उसे लिखते जाएं। आगे देखिए, तो ये हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, आप थर्ड पॉइंट देखो, जैसे ही मास नंबर, ठीक है, 120 से बड़ा हो जाएगा, 120 से बड़ा हो जाएगा, तो जो ग्राफ है वो अचानक से देखो फॉल डाउन हो गया, नीचे गिर रहा है ना। और ग्राफ कहां, तो यूरेनियम 238 इसका वैल्यू कहां तक आ गया 7.6, है ना। तो 7.6 मतलब इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसका, यूरेनियम का कम है, किससे कम है, आयरन से। इसका मतलब यूरेनियम क्या है, अनस्टेबल है, आयरन स्टेबल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो थर्ड भी समझ में आ गया कि वहां से 120 के बाद वो ग्राफ नीचे गिरने लग जाता है, और यही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाला कर्व। और इसी कर्व को देखकर हम ये बता पाते हैं कि कब फिजन होगा और कब फ्यूजन होगा, ठीक है। दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, है ना, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। खुद सोच कर देखो, मैं आपको एक बात कह चुका हूं, है ना, क्या कह चुका हूं कि हर एक एलिमेंट का टेंडेंसी होता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करे, वो ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो जो ज्यादा है यूरेनियम, देखो यूरेनियम कितना 7.6, तो ये अभी अनस्टेबल है, ये स्टेबल कब होगा, जब ये ऊपर सरकेगा, मतलब इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ेगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ये टूटेगा, यूरेनियम क्या होगा, टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि यूरेनियम से हल्के वाले, जब यूरेनियम हल्का होते जाएगा तो ऊपर चढ़ते जाएगा, हल्का मतलब मास नंबर, पीछे आना मतलब हल्का हो रहा है, आगे जा रहा है मतलब मास बढ़ रहा है। तो यूरेनियम जब हल्का होगा मतलब, है ना, तो उसका हल्का होगा जब पीछे आते जाएगा ग्राफ में, और जब ग्राफ में पीछे आएगा तो ये ज्यादा स्टेबल होने लगेगा। तो अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए ये टूटने लगता है, टूट कर अपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को B/A वैल्यू को बढ़ाने लगता है। और बढ़ाने लग रहा है मतलब क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो जब टूटता है, एक यूरेनियम दो टुकड़ों में टूटता है, तो एक एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिसके कारण नागासाकी हिरोशिमा, आप लोग को मालूम है 9 अगस्त 6 अगस्त वाली बातें, कि नागासाकी हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, ठीक है। तो ये वही है तो फिर ये नाभिकीय विखंडन प्रोसेस, नाभिकीय फिजन प्रोसेस के द्वारा ही वहां ये बॉम्ब गिराया गया था। तो यही है वो कि ये क्या करेंगे, टूटेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी,
ठीक है, और ये अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा, स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेगा। तो जितनी एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए देखें तो आजकल कि न्यूक्लियर रिएक्टर बने हुए हैं जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी बनाया जा रहा है, और ये आगे भविष्य के लिए, फ्यूचर में देखना, फ्यूचर में ये जितने भी कोयला है ये सब खत्म हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, है ना, तब क्या काम आएगा न्यूक्लियर। लेकिन ये भी तब जब यूरेनियम जब तक हमारे पास है तब तक, ठीक है, या यूरेनियम की इक्विवेलेंट जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, वो जब तक हमारे पास है तब तक हम भविष्य में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी पैदा कर सकते हैं। इधर देखिए ये वाला बात क्लियर हो गया। तो इसके कारण फ्यूजन प्रोसेस होता है। हल्का वाला देखो, जितने हल्के हैं वो अब हल्का है वो भी क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है, उनको स्टेबल होना पड़ेगा। स्टेबल होने के लिए वो क्या करेंगे, अपने वजन को बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, ए को बढ़ाएंगे ना, ए को, जब ए को बढ़ाएंगे तब ये ऊपर भागेगा ऐसे, और जब ऊपर भागेगा मतलब उसका बी बाई ए का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब स्टेबल हो रहा है। लेकिन ये जो होते हैं छोटे हल्के वाले एलिमेंट्स, वो अपने आप नहीं जुड़ते, ये तो अपने आप टूटने लग जाता है, रेडिएशन छोड़ने लगता है, लेकिन ये अपने आप नहीं जुड़ते। इसको जोड़ने के लिए लाखों केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है, हजारों केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है। तो वो जो टेम्परेचर चाहिए वो सूर्य के पास है। किसके पास है, सूर्य के पास है, सूर्य के कोर के पास है। इसलिए सूर्य में, है ना, हीलियम, जितने भी हीलियम है, हाइड्रोजन जितने हैं वो हीलियम में कन्वर्ट होते रहते हैं। और जब दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाएंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे नाभिकीय संलयन हुआ। नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। जब न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, दो न्यूक्लियाई मिलकर मतलब फ्यूज होकर एक नया न्यूक्लियाई बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है जो सूर्य में अभी भी निकल रही है, ठीक है। और सोच कर देखो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य हमसे, लेकिन उसका लाइट हम पे इतना जोरदार इफेक्ट करता है कि धूप में हम निकल ही नहीं सकते, गर्मी के मौसम हो चाहे ठंडी का मौसम हो। प्रेजेंट है कि नहीं, आप देख पा रहे हैं कि इतना ज्यादा दूर होने के बावजूद, 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बावजूद वो इतना ज्यादा एनर्जी देता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में कितना ज्यादा एनर्जी होता होगा, ये बातें समझ रहे हैं आप, समझ सकते हैं, फिजिक्स वाले हैं। तो हल्के जो न्यूक्लियस होंगे वो फ्यूज होकर बड़े न्यूक्लियस बनाएंगे, और जो बड़े न्यूक्लियस जब बनेंगे तो उसको बोलते हैं फ्यूज होना, फ्यूजन होना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। तो ये टॉपिक खत्म हुआ। इस टॉपिक के बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।